नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त कहानी कुर्सी की का हो गया है। आज बात होने जा रही है महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर। ये जो जनता ने जनादेश दिया, इसमें मत प्रतिशत बढ़ा तो किसका प्रतिशत बढ़ा, किसके जीतने की संभावना बढ़ी, महायुति की या महाविकास आघाड़ी की? ताकत का दम इस वक्त नाना पटोले भी भर रहे हैं। नाना पटोले ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने वाली है, लेकिन संजय राउत इससे खफा हो जाते हैं। संजय राउत ये कहते हैं अगर वाकई में कांग्रेस के नेतृत्व में ही सरकार बन रही है तो फिर ऐसे में कांग्रेस पार्टी नाना पटोले के ही नाम का ऐलान क्यों नहीं कर देती? अभी भी देखिए, नतीजे आने में एक दिन का वक्त और बाकी है। कल का दिन ये तो इंतजार करना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले की एक खटपट की तस्वीर है। दूसरी तरफ महायुति है। देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि ये जो बढ़ा हुआ मत प्रतिशत है ये उनकी सरकार के लिए ही है। एक बार फिर से महायुति की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनी तो फिर सेहरा किसके सिर पर बंधेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ये तमाम सवालों, केवल बात महाराष्ट्र की ही नहीं बल्कि बात झारखंड की भी होगी। क्या सोरेन का जलवा कायम रह पाया, या ये कटेंगे बटेंगे का नारा, ये धर्मांतरण का नारा, ये जो चर्चाएं चलती रही, इसने कोई असर दिखाया है? चर्चा उत्तर प्रदेश उपचुनाव की भी होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा गहमा गहमी तो उत्तर प्रदेश में रही। वहां 288 विधानसभा सीटों पर वोट पड़ रहे थे, कोई हंगामा नहीं हुआ। वहां 38 सीटों पर झारखंड में भी वोट पड़ गए, कोई हंगामा नहीं हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा आवाजें कहां से उठी, धरना कहां हुआ, प्रदर्शन कहां हुए, तोड़फोड़ कहां हुई, पत्थर कहां चले? उत्तर प्रदेश में। बात आम आदमी पार्टी की भी, लेकिन शुरुआत करेंगे आज सबसे पहले महाराष्ट्र से। चारों खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय जी, समीर चौगांवकर जी और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी आज हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। ये देखिए आंकड़े आपके सामने, 2019 के आंकड़े भी रख रही हूं। 2024 में कितना मत प्रतिशत बढ़ा? 30 साल के बाद, 1995 के इलेक्शन के बाद ये 2024 का चुनाव, देवेंद्र, मत प्रतिशत बढ़ा है। ये इशारा क्या कहता है, क्योंकि हर नेता इसे अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं? बिल्कुल मीनाक्षी, पिछले 30 सालों में अगर आप देखें तो ये मत प्रतिशत आना, और इस मत प्रतिशत का आना तो व्याख्या चाहे जो कर ले, सबके दिलों की जो धड़कन है, अलग अलग खेमे में जब बात कीजिए तो वो ये समझ में आता है कि ये उम्मीद ज़्यादा है, विश्वास या भरोसा कम है कि आखिर ये क्या हुआ। जैसे पहले महाविकास आघाड़ी की बात कर लें तो उनका ये मानना है कि ये जो मत प्रतिशत में इजाफा हुआ है ये इस वजह से हुआ है कि लोगों की नाराज़गी बहुत ज़्यादा थी, और उस नाराज़गी में जो दो फैक्टर उनके पूरे इलेक्शन को अगर आप देखें तो दो फैक्टर समझ में आता है। पहली बात तो ये है कि वो बार बार एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई कि जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं महाराष्ट्र के डेवलपमेंट को लेकर, सब कुछ गुजरात लेकर जाया जाता है, पूरा देश गुजरात चला रहा है, महाराष्ट्र का नुकसान किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ कि चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी हो या फिर शरद पवार की पार्टी हो, इनके साथ विश्वासघात हुआ, गद्दारी हुई, इनकी पार्टी तोड़ी गई। तो जिन्होंने पार्टी तोड़ी और जिन्होंने तोड़वाई उनको इस बार झटका देना है। तो इस तरह का नैरेटिव चला गया। तो माना यह जा रहा है महाविकास आघाड़ी के लोगों के द्वारा कि ये नैरेटिव चला, उसके चलते लोगों में नाराजगी आई, वो दिया गया। दूसरी तरफ महायुति की अगर बात कर लें तो इनका ये मानना है, और लगातार पहले भी हम लोग रिपोर्ट करते रहे थे, कि बीजेपी संघ की कोशिश है कि 2 से 2.5% कम से कम मत का इजाफा हो, और 4 से 5% तक अधिकतम वो जा सकता है अगर पूरी ताकत लगाई जाए तो। अब क्योंकि ऐसा हुआ है तो वो ये मान के चल रहे हैं कि खास तौर पे जो लाड़की योजना है उसके चलते महिलाओं में बहुत ज़्यादा उत्साह आया, और उस उत्साह का नतीजा है कि इस तरह से वोटों में इजाफा हुआ। और देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा है मीनाक्षी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ कहा है, वो अंदर खाने ये मान के चल रहे हैं। हालांकि जो हमें सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली, अभी भी वो एक डाटा का इंतजार किया जा रहा है बहुत बेसब्री के साथ। ये कौन सा डाटा है? वो डाटा ये है कि कितनी महिलाओं ने वोट किया, कितने पुरुषों ने वोट किया। आमतौर पर 4 से 5% का गैप होता है। अगर वो गैप नैरो हुआ है तो फिर आप मान के चल सकती हैं कि महायुति के पक्ष में है। यानी कि एक पॉजिटिव साइन वो देवेंद्र फडणवीस जो अभी देख पा रहे हैं, क्योंकि उनकी चर्चा खूब हो गई अभी, तो क्यों ना उनका रिएक्शन ही हम जरा दर्शकों को सुनाते। वो ये कह रहे हैं कि वोट परसेंट बढ़ा है, इसका मतलब ये है कि हम सरकार में लौटेंगे। आप सुने देवेंद्र फडणवीस के दावे को। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फ़ायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फ़ायदा हमको देगा, और इसका फ़ायदा हमको होगा।
जो फायदा इस वक्त देवेंद्र फडणवीस देख रहे हैं वही फायदा इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले भी देख रहे हैं। नाना पटोले भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने वाली है। उनका भी दावा आप सुन लें। महाराष्ट्र में बीजेपी के और उनके अलायंस के बारे में लोगों में गुस्सा था और गुस्सा लोगों ने पूरा ताकत के साथ वोट के माध्यम से सरकार पर उतारा है। आपने देखा होगा कि वोट परसेंटेज भी बहुत बड़ा है। एमवीए महाराष्ट्र में बहुमत में आएंगे, 170 के ऊपर महाराष्ट्र में एमवीए की सीटें आएंगी। अब विजय जी, बहुमत महायुति भी ले आए और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ये कहें कि हम 170 लेकर आ रहे हैं, 288 ही नंबर है, तो किसी एक का ही दावा सही होगा। ये बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत क्या कहता है? देखिए, सभी लोग जब तक चुनाव नतीजे नहीं आए तब तक सरकार बनाने का मौका उनके पास रहता है। मतलब उसको गारंटी समझते हैं कि वो सरकार बना सकते हैं, उनको बहुमत का मौका मिल रहा है, उनके वोट जो बढ़ा है वो भी उन्हीं की तरफ बढ़ा। लेकिन 30 साल बाद बढ़ा है तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 1995 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार बनी थी 1995 में। अब उसके बाद 30 साल हो गए हैं इस बात को, उस गठबंधन को और उस सरकार को। देखिए, दो वजह होती है। एक तो अब इसको ये कहना कि वोट परसेंटेज बढ़ना सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, या ये कहना कि उनके साथ है, वो दोनों ही घटनाएं अलग अलग चुनावों में अलग अलग तरीके से होती रही है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा फैक्टर है कि जो पार्टियां थी उनका नंबर बढ़ गया। 3 की बजाय 6 बड़ी पार्टी हो गई और छोटी पार्टियां और हैं, और उसके अलावा बागी हैं, इंडिपेंडेंट हैं, वो सब। तो 6 पार्टियां होने से हर एक का वोटर जो है वो बढ़ा है। हर एक ने अपनी कोशिश की होगी कि भाई हमारा वोट आ जाए। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि वोट परसेंटेज बढ़ा होगा। कुछ योजनाओं का भी होता है, कई बार बदलाव के लिए भी होता है। फिर दूसरा जो आरक्षण का आंदोलन था उसने भी मदद की। और देवेंद्र जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि संघ ने भी इस बार बड़ी मेहनत वहाँ पर की है महाराष्ट्र में, और उनकी कोशिश थी कि कम से कम 3% 2% वोट परसेंटेज बढ़े। तो वो जरूरी नहीं कि उनकी कोशिश से ये 3% बढ़ा हो, लेकिन कुछ परसेंटेज वहाँ भी बढ़ा होगा। लेकिन इनको अभी हमें नतीजों में बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नतीजे तो जैसे हम कहते हैं कि चुनावों का अंतिम सत्य जो है ना, वो नतीजे होते हैं, एग्जिट पोल नहीं होते। अब वो अंतिम सत्य हमें 23 तारीख को शाम तक पता चल जाएगा कि क्या है, और उसको उसी तरह से एनालाइज किया जाएगा कि क्या हो रहा है। यदि महिलाओं का वोट बढ़ता है, इसमें भी देवेंद्र जी से मैं सहमत हूं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है, और वो बता सकता है कि लाडकी बहन योजना जो है वो कितना काम आई है। और इसमें अभी तो योगी जी के नारे का भी टेस्ट होना है कि वो कितना मदद कर रहा है उनकी। तो एक काम करते हैं हम लोग, जरा थोड़ा रीजन वाइज बात कर लेते हैं, क्योंकि संजय राउत भी ये कह रहे हैं, जो दावा नाना पटोले का है कि 170 तक महाविकास अघाड़ी लेकर आएगी, कुछ उसी तरीके का दावा संजय राउत का है। वो भी ये कह रहे हैं 160 से 165 तो हमारी सीटें आनी तय है। लेकिन अगर रीजन वाइज बात करें समीर जी, देखिए 6 रीजन है। अगर सबसे कॉम्प्लेक्स रीजन महायुति के लिए, या सबसे मुश्किल रीजन, जो 2 रीजन कहे जाए थे, मराठवाड़ा और विदर्भ। मराठवाड़ा में कैसा परफॉर्मेंस रहा, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? पहले महायुति की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर 2024 का लोकसभा चुनाव देखिए अगर मराठवाड़ा का, तो वहां से 8 में से 7 सीटें महायुति हार गई थी। सिर्फ एक सीट औरंगाबाद की, जो संभाजीनगर की सीटें, वो एकनाथ शिंदे के सांसद वहां से जीते थे। तो सबसे बड़ा झटका अगर जो लगा था वो विदर्भ में और मराठवाड़ा में लगा था। मराठवाड़ा में मराठा, क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल खुद मराठवाड़ा से आते हैं, तो मराठा और जो ओबीसी का वहाँ जो झगड़ा चला था, और जिस तरीके से मराठाओं को आंदोलित करने में, मराठाओं को एकत्रित करने में मनोज जरांगे ने जो भूमिका निभाई थी, और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उन्होंने मराठाओं से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करना है, मुझे लग रहा है कि उतना असर अब विधानसभा चुनाव में नहीं है। ये बात सही है कि मराठवाड़ा में अभी भी ओबीसी बनाम मराठाओं की लड़ाई बहुत मजबूत स्थिति में है, और वहां कटेंगे तो बटेंगे का बहुत असर नहीं। वहां अभी भी जातिगत आधार पर वोटिंग होने वाली है। मराठा और ओबीसी अलग अलग वोटिंग करने वाले। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव में इतना तगड़ा झटका लगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बहुत फोकस किया था मराठवाड़ा में। जो डेटा है समीर जी वो बता देती हूँ मैं। पोल ऑफ एग्जिट पोल्स का ये डेटा दर्शकों के सामने रख रही हूँ। मराठवाड़ा का एग्जिट पोल है, वो ये कहता है कि 46 सीट में से महायुति को 16 से 21 सीटें आ सकती है। महाविकास अघाड़ी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण, जो अभी समीर जी भी इंडिकेट कर रहे हैं, हर्षवर्धन जी, वो यही है। मराठा नाराज है। मनोज जरांगे पाटिल ने जो किया उसका खामियाजा महायुति को भुगतना पड़ा है और पड़ सकता है, ये पोल ऑफ एग्जिट पोल्स भी बता रहे हैं। अच्छा, किसानों का मुद्दा, चाहे वो कपास का रहा हो, क्या इसे महायुति एड्रेस नहीं कर पाई, अगर हम इस पोल ऑफ एग्जिट पोल्स को सही माने? नहीं, देखिए, बड़ा ये
कॉम्प्लेक्स इशू है। पहली बात तो कपास के मुद्दे की बात करें तो अच्छा किया आपने कपास का नाम ले लिया। मैं कई बार कहता हूं कि कपास के खेत में मजदूर नहीं मिल रहे हैं क्योंकि लाडकी बहन योजना का 7,000 रुपया पहुंच गया महिलाओं के खाते में। तो अब वो भी तो किसी का भला ही हुआ, वो सब किसानों के घर की महिलाएं रहे होंगी। नंबर दो एक। नंबर दो, ये कपास के किसानों के लिए और सोयाबीन कपास दोनों के किसानों के लिए इस सरकार ने, चाहे वो समर्थन मूल्य देने की बात हो, उनकी खरीद की बात हो, उसको जिस तरह से सपोर्ट किया है तो एक तरह से वो भी उनके पक्ष में जाता है। लेकिन यहां जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको हम कहते हैं ना, क्योंकि अगर ये 3-3.5% मत बढ़ गए, विदर्भ और मराठवाड़ा को हम इस तरह से देखते हैं कि विदर्भ में चूंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सीटें हार गई, तो पहले भी हारा करती थी, इस बार कॉम्प्लेक्स हो गया था मसला। अब अगर अभी हम देखें तो चुनाव को भी देखना चाहिए। पूरे चुनाव में जो महाविकास अघाड़ी है वो थोड़ा डिरेल टाइप की दिख रही थी, उसका कोई एक कैंपेन नहीं थी किसी भी एक जगह। उसके बावजूद अगर उसके पक्ष में मत गया हो तो ये बड़े आश्चर्य की बात होगी, मतलब मेरे लिए तो आश्चर्य की बात होगी। एकदम डिरेल थी, न राहुल गांधी, और सोचिए अभी न सूत आया न कपास आया, और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा है। नाना पटोले कह रहे हैं कि हम बनेंगे, हम बनाएंगे, और ये कह रहे हैं हम, मतलब मैं एक बात कह रहा हूं कि अभी कुछ है नहीं। लेकिन मूल बात पे आइए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और देवेंद्र फडणवीस पूरे चुनाव में एक साथ काम कर रहे हैं। ये और कोई नहीं, खुद फडणवीस 3 बड़े इंटरव्यू में बता के गए। 1995 का जिक्र किया तो उस समय शरद पवार मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। उसके बाद ही वो तोड़कर चले गए थे पार्टी, जो सोनिया गांधी के विदेशी मूल वाला मुद्दा, वो आखिरी बार रहे। तो तब जब मनोहर जोशी बने थे तो मनोहर जोशी यानी शिवसेना और भाजपा दोनों का मिला के करीब 28% मत हुआ करता था, 31% पर कांग्रेस हुआ करती थी। आज 25, 26, 27, 28 यानी 25 से लेकर 28% तक का मत भाजपा का पक्का हो गया। तो हम जब उसको कहते हैं किस रीजन में कमजोर है, किस रीजन में मजबूत है, सीट के नंबर के लिहाज से कहेंगे, लेकिन उसकी जो प्रेजेंस है वो अकेली पार्टी है जो 25% प्लस पे बैठी नहीं। लेकिन सर आप नागपुर की भी अगर बात कर रहे हैं तो नागपुर का भी आप ये देखें ना कि 12 सीटें वहां से देवेंद्र आती हैं विधानसभा की, उनमें भी तो कांग्रेस 3 सीटें पिछली बार जीतने में कामयाब रही। और कल ही नाना पटोले ये कह रहे थे कि 49,000 के मार्जिन से अगर पिछली बार देवेंद्र फडणवीस जीते तो वो भी सीएम रहते हुए, तो ये कोई मार्जिन कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत अच्छा मार्जिन नहीं था। अब जीत के बताएं उनके अपने दावे। निश्चित तौर पर विदर्भ को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं महाविकास अघाड़ी को, और वो महायुति के हिसाब से अगर आप बात करें तो एक कमज़ोर पक्ष है। मराठवाड़ा और विदर्भ दोनों में कहा सकता है। विदर्भ में ज़्यादा बड़ी समस्या थी, हालांकि उसको काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की गई, चाहे भावांतर योजना की आप बात कर रहे हैं कपास को लेकर या मूंगफली के मामले में। तो दूसरी तरफ नितिन गडकरी की रैली तकरीबन 74 कराई गई थी, जिनमें से अधिकांश तो उसी इलाके की थी, और उस इलाके के सबसे बड़े नेता, इसमें कोई दो राय नहीं, और देवेंद्र फडणवीस भी वहीं से आते हैं। तो ऐसे कंडीशन में महायुति को ये उम्मीद थी कि वो जो नुकसान लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा था वोटों का, उस गैप को कम किया जा रहा है। फिर भी इसमें कोई दो राय नहीं कि विदर्भ में जो आपको एज नजर आएगा जब नतीजे आएंगे तो उसमें महाविकास अघाड़ी को होगा, ना कि महायुति को। विदर्भ में आप कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी को एज है, निश्चित तौर पर। लेकिन पोल ऑफ एग्जिट पोल्स जो बता रहा है ये थोड़ा सा अलग बता रहा है। इसमें महाविकास अघाड़ी को 26 और महायुति को 62 में से 32 सीटों पर लीड दिखाई दे रही है। इसे कितना हम ट्रस्ट कर सकते हैं? हालांकि एग्जिट पोल पे तो आप बिल्कुल मीनाक्षी, बहुत कम, और इस लिहाज से नेताओं की जो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर आप जाएं, नेताओं के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप जाएं तो वो भी इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और वो अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा महत्वपूर्ण इस लिहाज से होती है कि उनके पास हर एक बूथ का फीडबैक होता है, रिपोर्ट होता है। हालांकि उसमें गलतियां भी होती हैं, लेकिन बावजूद उसके वो एक्यूरेसी के ज़्यादा करीब होता है। और उस लिहाज से मैं बता रहा हूँ कि विदर्भ के क्या ग्राउंड रिपोर्ट। बिल्कुल, मैं तो मतलब 13 साल नागपुर रहा हूँ, मतलब विदर्भ में, तो मुझे भी ये लगता है कि विदर्भ में महायुति को नुकसान होने वाला है। मतलब महाविकास अघाड़ी वहां ज्यादा सीटें जीतेंगे। तो पहले से नुकसान में ही है विदर्भ में, और कितना नुकसान है, लेकिन लोकसभा जैसा नहीं होगा कि भाई लोकसभा में से 10 में से 8 सीटें आप हार गए, सिर्फ 2 नागपुर और अकोला की सीटें जीते थे। इतना नुकसान नहीं होने वाला है, वो नुकसान कवर किया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब महाविकास अघाड़ी 26 सीटों पे आ जाएगी और महायुति 32 सीटों पर तो ज्यादा जीत जाएगी, इतना नहीं होगा, गैप कम हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप 62 सीटों की बात करोगे तो मुझे ऐसा लगता है आप ये कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी को ज्यादा है। ये जो आंकड़े 32 और 26 के ऐसे दिखाई दे, इसको उल्टा कर ले। आप कुछ कह रहे थे विजय जी? मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों जो रीजन है, समीर जी भी जानते हैं, देवेंद्र भी जानते हैं, दोनों रीजन को यदि जोड़े मराठवाड़ा और विदर्भ को तो 108 सीटें होती हैं, हो जाती हैं। और 108 सीटों में यदि महाविकास अघाड़ी लीड कर रही हो तो फिर कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है। मतलब 40% सीट्स जो हैं किसी स्टेट की, उस पर कोई एक गठबंधन लीड कर रहा हो तो थोड़ा सा
टफ हो जाता है, और वो भी इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनावों के नतीजे से देखें। और दूसरी बात, क्या कोई एक ऐसा बड़ा कारण आपको लगता है कि जो लोकसभा चुनावों में हुआ महायुति के लिए, उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव हो गया? महायुति ने कोई ऐसा बड़ा बदलाव किया केवल लाडकी बहन योजना के अलावा? लाडकी बहन योजना की यदि हम जिक्र करें, वही एक बड़ा कारण रहा है ना, बाकी सारे फैक्टर तो सेम है। देवेंद्र फडणवीस साहब हैं, संघ है, मोदी जी हैं, अजित पवार हैं, शिंदे हैं, कटेंगे तो बटेंगे भी था, बटेंगे वो भी है। तो क्या बदलाव हुआ है कि इतना बदलाव हो जाए? और लोकसभा की सीट्स के यदि हिसाब से देखें तो विधानसभा में महायुति के पास 126 सीट्स की लीड है और उनके पास 150 सीट की लीड है महाविकास अघाड़ी के पास, तो करीब करीब 25 सीटों का फर्क है। तो अब ये 25 सीटें यदि उसी नतीजे पर उसी तरह से चुनाव चले तो कैसे बदलेगा, ये भी महत्वपूर्ण है। और उसमें सब जगह बागी भी हैं, दोनों तरफ ही हैं, दोनों तरफ लड़ने वाले लोग। देखिए, हम फिर कहते हैं यहाँ पर बैठ के, सर मैं आ रही हूँ आपके पास, ये आकलन लगाना वाकई में बहुत मुश्किल है कि एक एक वोटर जो निकला उसके मन में मुद्दे कौन से हावी रहे। अब जैसे रूरल वोटर अगर निकला तो रूरल वोटर किसके लिए निकला, क्योंकि ये जो बढ़ा हुआ, अच्छा मैं क्योंकि रीजन की बात करी, मुंबई रीजन इस वक्त सामने आ गया है। इस बार मुंबई में भी मत प्रतिशत अच्छा रहा है देवेंद्र, और मुंबई की भी अगर बात करें तो यहां पर मुकाबला बराबरी का दिखाई दे रहा है। महायुति 17 से 19, महाविकास अघाड़ी 16 से 18, एवरेज बराबर ही है, एवरेज बराबर दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन महायुति को एडवांटेज रहना चाहिए मुंबई रीजन में, और वहाँ पर अगर ऐसा नहीं होता तो फिर समझ लीजिए कि जो महाविकास अघाड़ी की बात कही जा रही है, ज़्यादातर लोग जो कह रहे हैं कि उनको एडवांटेज रहेगा नतीजों में भी, वो नज़र आएगा। क्योंकि मुंबई, कोंकण, ये सब मुंबई, ठाणे और कोंकण इस इलाके में तो महायुति को बहुत लीड लेना होगा, और अगर उनको सरकार बनाना है तो, या सरकार बनाने के करीब आना है तो। और हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि शिवसेना का भी, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का प्रभाव क्षेत्र ये रहा है और पूरी ताकत उनकी तरफ से लगाई गई है। लेकिन शिवसेना खेमे में अगर बात करें और महाविकास अघाड़ी के लोगों से अगर आप बात करें तो वो ये मानते हैं कि उन तीनों के बीच जो सबसे कमजोर कड़ी हैं वो उद्धव ठाकरे को मानते हैं। जबकि अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें समीर जी, तो कांग्रेस पार्टी पिछली मर्तबा चुनाव में ज्यादा सीटों पर लड़ी, 36 में से मेरे ख्याल 30 सीटों पर वो अकेले लड़ी, और इस बार मात्र 11 सीटों पर वो लड़ी है। गलती तो नहीं करती कांग्रेस ने? नहीं, मुझे लगता है कि अगर मुंबई की अगर बात करेंगे तो मुंबई में कांग्रेस का कोई शिवसेना से, मतलब उद्धव ठाकरे से कोई ज्यादा प्रेजेंस नहीं है वहां। तो शिवसेना उद्धव ठाकरे का एक बड़ा गढ़ रहा है वहां पर। लेकिन जो देवेंद्र कह रहे हैं मैं उस बात से सहमत हूं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे का ज्यादा वहां पर स्ट्रांग रहेगा मुंबई के अंदर। मुझे लगता है कि वहां उद्धव ठाकरे इतने मजबूत नहीं हो, सबसे कमजोर कड़ी वही है, और बहुत शरद पवार का तो कोई बहुत ज्यादा आधार है भी नहीं। जो ले दे के है कांग्रेस का, जैसे वर्षा गायकवाड़ जो धारावी एरिया से आती है, मुस्लिम वोटर्स जो बेस है वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए उसके, तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे मुंबई में अकेले पड़ने की स्थिति में आ गए। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जहां पर वो 5 सीटें, जहां ट्रायंगुलर फाइट दिखाई दे रही है, चाहे अणुशक्ति नगर की बात कर लें या जहां से नवाब मलिक वर्सेस अबू आजमी की लड़ाई हो गई, तो इसका बेनिफिट आप कह रहे हैं कि वो महायुति की तरफ जाता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, वो महायुति की तरफ जाएगा, दोनों मुस्लिम वोट बंटने वाले, और वहां एकनाथ शिंदे का उम्मीदवार ऑलरेडी वहां पर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फायदा एकनाथ शिंदे को जरूर मिलेगा। लेकिन मुंबई के अंदर अगर बात करेंगे तो संघ का, बीजेपी का और एकनाथ शिंदे का भी वहां पर एक आधार है। तो उद्धव ठाकरे बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, मुझे इसकी संभावना मुंबई में कम नजर आ रही है। इसमें एक बात जोड़ दूं, मतलब क्या होगा प्रदर्शन की बात नहीं कर रहा, लेकिन महायुति को सरकार बनानी है तो वो मुंबई रीजन में उसको 25 सीटों की कम से कम जरूरत होनी चाहिए, मतलब उसे 25 सीटें जीतनी चाहिए, उससे कम में काम नहीं चलेगा। हाँ, मैंने बताया ना आपको कि अगर उनको सरकार बनाना है तो महायुति में बड़ा गैप होना चाहिए। सरकार बनानी है तो 25 सीटें उनको चाहिए कम से कम मुंबई रीजन में। एक दिलचस्पी मैं आपको बताऊं ओवरऑल महाराष्ट्र के संदर्भ में, उससे आपको समझ में आएगा कि आखिर इतने अलग अलग रिपोर्ट क्यों मिल रहे हैं, इतना अलग अलग ओपिनियन क्यों मिल रहा है। तकरीबन 50 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जो कि बहुत क्लोज मार्जिन वाली होंगी, और उसमें मल्टीपोलर है। लगभग 18 कैंडिडेट, और सब रीजन के मिलाकर हूँ, लगभग 18 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, वो मजबूत इंडिपेंडेंट है, मतलब वो इस तरह के हैं कि वो जीत भी सकते हैं। तो अगर जीते ना भी तो हराने के लिए तो किसी को काफ़ी हो जाता है। तो वहाँ पे फिर प्रेडिक्शन हो, कोई अनुमान लगाना किसी भी दल के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और जिस 1995 की चर्चा करने आपको ध्यान होगा कि लगभग 40 इंडिपेंडेंट उसमें जीते थे, जिसके सहयोग से सरकार बनाई गई थी। तो 40 के सहयोग से बीजेपी की सरकार बनी थी, 40 साथ आए थे। तो उस कंडीशन में आप समझिए कि कितना मुश्किल होगा कि अगर इस बार भी ऐसी स्थिति है कि 50 सीटें, मान लीजिए 2000, 3000, 4000, 5000 के मार्जिन से जिन सीटों का नतीजा निकलना हो, उसको आप किस सिस्टम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं आप क्या कुछ ऐसी सीटों का थोड़ा विश्लेषण यहाँ रख सकते हैं? बहुत सारे मुंबई में ही कम से कम 4-5 सीटें, जैसे वारिस पठान की सीट आप उधर लेके देखें, वारिस पठान खुद उनको नहीं पता कि इस बार क्या होने वाला है।
वो अपने हैं, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट भी वहाँ पे है, और उस कंडीशन में मुस्लिम वोटों में क्या कोई बिखराव है? वहाँ तभी वो आखिर तक कहते रहे थे कि भाई AIMIM आखिर तक पुश करती रही कि अगर यहाँ से कुछ गोलबंदी बन जाती है तो उनके लिए रास्ता साफ हो जाए। और विधानसभा में तो 2000, 3000, 4000 का मार्जिन, बड़ा मार्जिन हो जाता है क्लोज कंटेस्टेड वाली सीटें में। अब मुंबई तो हरियाणा में हमने देखा कि कैसे 2-2 हजार से कांग्रेस के कैंडिडेट हार गए क्योंकि आम आदमी पार्टी उतनी सीट लेकर चली गई। अनुव्रत नगर का क्या होगा? नवाब मलिक वाली सीट पे क्या है? किसको पता है कि हाँ मुस्लिम वोट में कितना बिखराव हुआ, कितना नहीं हुआ? अमित ठाकरे वाली सीट पे क्या होना है? ट्रायंगुलर फाइट तो सीधे सीधे नजर आ रही है। जरा नॉर्थ महाराष्ट्र की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले संजय राउत का दावा एक बार आपके सामने रख देते हैं। 160 से 165 सीटें जीतने का दावा संजय राउत का। नहीं, मैं ये नहीं मान लूंगा और कोई नहीं मानेगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार हम बैठकर तय करेंगे। अगर नाना पटोले जी ने ऐसा कहा है, और नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमांड ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खड़गे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए। ये अच्छा, अब ये जो बयान हमने चला दिया है ये किसके रेफरेंस में आया है वो बयान भी आपको सुनना चाहिए। वो बयान नाना पटोले का है। जरा मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मैं PCR डायरेक्टर से नाना पटोले का वो बयान भी आप सुनाएं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। देखो, महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस की सबसे ज्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफेद लकीर है। काले पत्थर पर सफेद लकीर, कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार। विजय जी, लेकिन इसमें संजय राउत बड़े नाराज हो गए। देखिए, ये संजय राउत साहब की नाराजगी या उद्धव ठाकरे शिवसेना की नाराजगी तो चुनाव से पहले से चल रही है। और उद्धव ठाकरे साहब ने जब MVA की मीटिंग हुई थी तब भी कहा था कि उनको मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर घोषणा करनी चाहिए, उसका फायदा होगा। और राहुल जी के लिए बताया गया कि वो इसके लिए तैयार भी थे, राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से। लेकिन शरद पवार जी ने उसमें कहा कि नहीं, ये फैसला हम चुनाव के बाद करेंगे, राइट टाइम पर करेंगे। तो अब भी यह है, और अभी इसलिए नाराजगी लग रही है क्योंकि जैसे समीर जी ने कहा, समीर जी की बात को है ना, काले पत्थर की लकीर मना कीजिए महाराष्ट्र में। तो वो उसमें उद्धव ठाकरे सबसे कमजोर कड़ी हैं। अब सबसे कमजोर कड़ी मुख्यमंत्री बने, इसके लिए पूरा माहौल बनाना पड़ेगा ना। वैसे पिछला 5 साल जो देखेंगे तो उसमें सबसे कमजोर कड़ी मुख्यमंत्री रही है वहां पर उद्धव। जो भी कमजोर रहा वो मुख्यमंत्री बन गए, एकनाथ शिंदे बन गए और वो बन गए। तो इसलिए अभी कमजोर कड़ियों का भी मुख्यमंत्री बनने का दौर चल रहा है, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक। नहीं तो देखिए, ये तो नतीजा 23 तारीख को बता ही देगा मजबूत कड़ी कौन। और फिर क्या कमजोर कड़ी को ही मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है या मजबूत कड़ी को मुख्यमंत्री का पोजीशन दी जानी चाहिए? चुनाव नतीजों के लिए 23 तारीख को महाराष्ट्र का इंतजार मत कीजिए सरकार बनने के लिए। अच्छा, चुनाव नतीजे आ जाएं, उसके बाद शुरू करिए ये गणित की कौन मुख्यमंत्री बनेगा। उसका वोट सीटों से, नंबर से, उससे कोई संबंध नहीं। उसका केवल ये संबंध है कि गठबंधन कौन सा बनाएगा सरकार। जी।